हम लोग लेकर आए हैं मोटिवेशन के ऊपर। टॉपिक हमारा है मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा। प्रेरणा से दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा प्रेरणा क्या होता है, इसका प्रकार बताएं, और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वह इसका सिद्धांत पूछेगा। देखिए प्रेरणा अपन एक अच्छा क्वेश्चन है। यह साइकोलॉजी से आपको जो है पूछता है, बहुत बार साइकोलॉजी से जो है अच्छा क्वेश्चन है। बिहेवियर साइंस फर्स्ट ईयर का यह वीडियो नंबर 9वां होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रेरणा होता क्या है। प्रेरणा 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 शब्द का मतलब होता है बल। बल एक एनर्जी एक प्रकार का, ठीक है, जो आपको किसी लक्ष्य किसी काम तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रेरणा एक इंटरनल स्रोत, एक आंतरिक स्रोत है। ठीक है, प्रेरणा जो आपको लगता नहीं है कि आप जो है प्रेरणा आप में इस चीज़ से प्रेरणा दिखता नहीं है, वह इंटरनल काम करता है। कैसे करता है? मान गए आप किसी चीज़ से मायूसी हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज़ से किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज़ को देखकर आपके अंदर एक ऐसा अनुभूति, एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा बल आता है जो आपको पुनः उस काम जिससे आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उसके करने के लिए, उसके तरफ बढ़ने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी आता है, एक बल आता है, एक इच्छा जागृत होता है। तो वही जो बल, एक आंतरिक जो बल होता है, बेसिकली वही प्रेरणा होता है, जो आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। बात समझ गए ना? तो यही है परिभाषा। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या प्रक्रिया है। मैंने अभी बताया ना कि प्रेरणा एक इंटरनल स्रोत होता है। ठीक है, यह एक आंतरिक जो है प्रक्रिया है, जो किसी भी व्यक्ति के किसी विशेष लक्ष्य या काम के प्राप्ति के लिए, कार्य करने के लिए जो है क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रेरणा मोटिवेशन क्या करता है? प्रेरित करता है आपको अपने काम, अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए फोर्स करता है इंटरनली रूप से। समझ गए? यही प्रेरणा होता है। दूसरी शब्दों में कहा जाए तो प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। वही चीज़ है, उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, काम हो, कोई भी चीज़ हो जो जिसके तरफ आपको ले चलता हो, वही आपका प्रेरणा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चीज़ें उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश में यहाँ पे कि मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट्स डायरेक्ट एंड सस्टेन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो व्यवहार के द्वारा आगे की तरफ अग्रसर होता है व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ। बात समझ गए? यह एक आंतरिक शक्ति होती है, एनर्जी, ऊर्जा, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक अग्रसर पहुँचने के लिए क्या करता है, मदद करता है। वही अपन प्रेरणा होता है। समझ गए? प्रेरणा को मैं एकदम सरल आसान भाषा में समझूं तो प्रेरणा एक ऐसी मानसिक अवस्था या प्रक्रिया है। अब चूंकि यह मन में चलने वाला है, यह तो बॉडी के हाथ पैर में नहीं चलता है, मन में चलता है, इसीलिए इसे मानसिक अवस्था या प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह मन में चलता है। तो प्रेरणा एक ऐसी मानसिक अवस्था या प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ गए? प्रेरणा एक क्या है? प्रेरणा एक आपको आपके लक्ष्य तक या किसी व्यक्ति के उसके कार्य, उसके लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए, उसको करने के लिए प्रेरित करता है। अब मान के कोई व्यक्ति एकदम निराश हो चुका हो, काम छोड़ चुका हो, लेकिन अचानक से उसे ऐसी मोटिवेशन कहानियाँ दिखी, ऐसी मूवी देखी, या ऐसी उसे जो है दोस्तों से सीख मिली, जो उसके अंदर उसको जो है एक ऐसा शक्ति प्रदान किया जो उसे उसके लक्ष्य तक पुनः वापस चलने के लिए प्रेरित किया। तो यही प्रेरणा होता है। समझ गए? अब प्रेरणा का जो प्रकार है भाई, टाइप्स ऑफ जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का प्रकार हम लोग देखते हैं। अब प्रेरणा को जो है अलग अलग आधारों पर, अलग अलग बेस पर इसे अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से इसे तीन आधार में, तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन वर्ग है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और तीसरा है दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन।
तो ये 3 आधार है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और दिशा के आधार पर। ये 3 नेचर आप इसका ध्यान रखेंगे। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब पहला हम ओरिजिन के आधार पर देखेंगे। तो ओरिजिन के आधार पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है ना, इंटरनल मोटिवेशन। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है, बात समझ गए ना। तो ओरिजिन जो आपका ये आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला उत्पत्ति आंतरिक प्रेरणा, इंटरनली जो है ओरिजिन होता है, इंटरनल। यह प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है, यानी उसके व्यक्ति के खुद अंदर से ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है। इसमें कोई बाहरी पुरस्कार, दबाव या दंड शामिल नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी बाहरी कारक मोटिवेशन के लिए जो है उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसमें व्यक्ति खुद जो है क्या होता है, शामिल होता है, उसका इंटरनली जो है उसका शरीर के आंतरिक चीज़ें, बिहेवियर शामिल होता है। व्यक्ति अपने रुचि, संतुष्टि, आत्मविकास या ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यह ऐसा मोटिवेशन होता है जो खुद व्यक्ति से रिलेटेड होता है, उसके भीतर से उत्पत्ति होती है और इसमें कोई बाहरी कारक शामिल नहीं होता है, समझ गए। इसमें व्यक्ति रुचि, संतुष्टि, आत्मविश्वास और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ओके, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, नर्स का मरीज की सेवा में मन लगना, क्योंकि उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, समझ गए। उदाहरण के लिए यहाँ पे नर्स का मरीज की सेवा में मन लगना, तो कहने का मतलब है नर्स का उसके इंटरनल मन है, अपना मन है, आंतरिक उसका व्यवहार है या मन है, वह मन उसको कहता है कि मरीज को अच्छे से सेवा करिए, बेहतर से सेवा कीजिए, मदद कीजिए, यानी उसका खुद जिम्मेदार है, खुद उसका मन कह रहा है करने के लिए, कोई दूसरा फोर्स नहीं कर रहा है कि हाँ ये काम करनिए, ठीक है ना। किसी विषय को केवल समझने के आनंद के लिए पढ़ना, किसी विषय सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सिर्फ आनंद के लिए, उसका जो है आपका बाहरी कोई यूज नहीं है। तो कुल मिला के आपका इंटरनल, आपका भीतरी, आपका अंदरूनी चीज़ें अगर काम करता है मोटिवेशन के तौर पर, तो वह जो है इंटरनल होता है, आंतरिक रूप से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह प्रेरणा स्वयं के अंदर की ऊर्जा से आती है, इसलिए यह अधिक अस्थायी और सशक्त होता है। अब जो इंटरनल जो आपका मोटिवेशन है, जो आंतरिक रूप से आपको मिल रहा है ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें व्यक्ति स्वयं के अंदर जो चीज़ें हैं उससे एनर्जी आती है, जिससे व्यक्ति काम करता है या कुछ भी करता है, इसलिए यह ज़्यादा अस्थायी और सशक्त माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के खुद इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से उत्पत्ति हो रहा है ये मोटिवेशन। ओके, अब जब उत्पत्ति के आधार पर हम लोग इंटरनल देख लिए, तो अब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या कहता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन कह रहा है कि यह प्रेरणा बाहरी कारकों से आती है, जैसे इनाम से, वेतन से, प्रमोशन से, सजा का डर से आदि से। व्यक्ति कार्य इसलिए करता है ताकि उसे कोई बाहरी लाभ मिले या नुकसान न हो। तो कुल मिला के यह एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसमें व्यक्ति को जो भी काम, जो भी एनर्जी, जो भी शक्ति मिलता है वह बाहरी चीज़ों से मिलता है, इसमें व्यक्ति के अंदरूनी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। अंदरूनी होगा, इंटरनल होगा तो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सटर्नल है तो उसमें व्यक्ति को हो सकता है कोई प्राइज मिले, कोई अच्छा सैलरी ऑफर किया जाए, उसे प्रशंसा किया जाए, उसे प्रमोशन दिया जाए, या उससे कोई सज़ा होने वाला हो, उस सज़ा के डर से वह मेहनत करे। तो ये सब जो है मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, जहाँ से व्यक्ति को बाहरी चीज़ों से जो है शक्ति, एनर्जी मिलता है और वह काम को कर रहा है। तो कुल मिला के यह बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो यही अपन बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, कि नर्स का कार्य करना ताकि उसे अच्छा वेतन मिले। अब मान गए नर्स का काम हम चाहे तो अपना इंटरनली भी संतुष्टि के लिए करते हैं कि हमें लोग सहानुभूति करेगा, अच्छा से इलाज करेंगे, अच्छा बिहेव बना के रखेंगे, तो इंटरनली हो गया। बाहरी हो गया कि नर्स के काम इसलिए भी करते हैं, सरकारी नौकरी हम इसलिए भी नर्स का पाना चाहते हैं ताकि उसमें अच्छा सैलरी है, तो ये बाहरी
बाहरी कारण हो गया, जो बाहर से सैलरी ऑफर आपको हो रहा है। छात्र का परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना, तो स्टूडेंट जो होता है ये दिमाग लगा के चलता है कि हमको बढ़िया अच्छा मार्क्स आएगा, क्लास में टॉप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसका बाहरी कारण क्या हो गया, अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स पाना कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये लोभ रहता है। यह उस देखिए मोटिवेशन हर एक तरीक़ा से व्यक्ति में आ सकता है, चाहे वो किसी लोभ के माध्यम से हो, ठीक है, चाहे वो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो डर से बचने के लिए हो, तो अनेक तरीक़ा से जो है आपको मोटिवेशन मिल सकता है। भले आप किसी चीज़ से बचने का प्रयास करने के लिए करें या अच्छा करने के लिए करें या वो जो भी चीज़ है, लेकिन आपको हर एक तरीक़ा से काम करने के लिए आपको फोर्स मिल सकता है, शक्ति मिल सकता है। कर्मचारी का देख लीजिए, यहाँ पे कर्मचारी का प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना, कर्मचारी का प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना, कर्मचारी का प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना, कहीं ना कहीं ये कर्मचारी का प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना ये भी एक बाहरी से मिलने वाला मोटिवेशन होता है कि कर्मचारी को ये ध्यान में है कि हम अच्छा मेहनत करेंगे तो हमको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये बाहरी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है यह बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन है। और आगे यहाँ पे देखते हैं, यह प्रेरणा अल्पकालीन, ठीक है, यह प्रेरणा अल्पकालीन होती है लेकिन संगठनात्मक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यह शॉर्ट टर्म के इसलिए होता है कि अगर मान के हमें अच्छा मार्क्स मिल गया, छोड़ दिए, हो गया ख़त्म, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, प्रमोशन मिल गया, फिर हम काम में ढील देंगे, समझ गए ना, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म का होता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया, पहला ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो ही हैं, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटरनल। इंटरनल मतलब हमारे खुद के अंदर से मिलने वाला प्रेरणा होगा, ठीक है, वह शक्ति होगा जो प्रेरणा का काम करेगा, और एक होगा जो हमारे बाहरी चीज़ों, हमसे रिलेटेड नहीं, बाहरी चीज़ों से मिलने वाला प्रेरणा हो, जिसमें प्रोत्साहन हो सकता है, सैलरी वगैरह और बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो आपको अलग से जो है एक्सटर्नली जो है आपको मोटिवेट करे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य के आधार पर या प्रकृति के आधार पर, समझ गए, प्रकृति या उद्देश्य के आधार पर। अब यहाँ पे प्रकृति या उद्देश्य के आधार पर शारीरिक प्रेरणा, साइको देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, पहला होता है शारीरिक, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, प्रकृति या उद्देश्य के आधार पर, पहला है शारीरिक प्रेरणा। यह प्रेरणा हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे भूख, प्यास, नींद, आश्रय, यौन इच्छा आदि। ऐसा प्रेरणा होता है जो फिजियोलॉजिकल होता है, भौतिक, जो शारीरिक प्रेरणा होता है, जो हमारे शरीर के मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे भूख, प्यास, नींद, आश्रय, यौन, ये सब ऐसी प्रेरणा है जो हमारे बॉडी को चाहिए, तभी तो हमारा बॉडी काम करेगा ना, तभी तो हम जो है खुश रह पाएंगे अच्छे से। भूख, अच्छे से प्यास, नींद, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी अगर व्यक्ति के जीवन में सुखमय नहीं होता है तो वह बहुत इरिटेट, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। तो सब चीज़ ज़रूरी होता है। शारीरिक प्रेरणा शरीर को मोटिवेट मिलने के लिए भूख, प्यास, नींद, आश्रय, यौन, ये सब चाहिए, ये सब आपको पुश करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर इन सब में संतुष्टि मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ेगा, आपको शरीर को आगे की तरफ पुश करेगा। बात समझ गए ना। आगे है, उदाहरण के लिए भोजन की कमी होने पर व्यक्ति खाना खोजने के लिए प्रेरित हो जाता है, समझ गए। यौनी सेक्सुअल मन में एक्टिविटी आने के कारण व्यक्ति जो है सेक्सुअल क्रिया के लिए जो है उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। प्यास लगने पर व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है पानी पीने का। तो कुल मिला के ये सब प्रेरित करता है आपको कुछ न कुछ करने के लिए। तो ये जो है आप चूँकि हमारे खुद से रिलेटेड है तो ये फिजियोलॉजिकल, शारीरिक हो जाएगा, समझिए। अब हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, समझ रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं उद्देश्य के आधार पर या प्रकृति के आधार पर। तो उद्देश्य या प्रकृति के आधार पर पहला हम लोग देख लिए फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक,
सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है, जैसे स्नेह, सुरक्षा, आत्मसम्मान, उपलब्धि, शक्ति, ज्ञान आदि। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। मतलब मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब है व्यक्ति के मन, व्यक्ति के भावना और व्यक्ति के समाज, तीनों चीज़ जो है यहाँ पे जुड़ी हुई होती है और तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे व्यक्ति को स्नेह, व्यक्ति को आत्मसम्मान, व्यक्ति को उपलब्धि, सुरक्षा, शक्ति, ज्ञान, ये सब व्यक्ति को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप व्यक्ति को अच्छे प्यार दुलार देते हैं तो आपके बात को मानेगा और उससे अंदर एक अलग एनर्जी जगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी काम करना चाहिए इसके लिए। सुरक्षा, अगर व्यक्ति को सिक्योरिटी महसूस होगा, सुरक्षित महसूस होगा खुद को, तो वो अच्छा करेगा। सेल्फ स्टीम जो होता है, आत्मसम्मान, व्यक्ति के हर एक व्यक्तियों को साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से सब व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए चाहता है, कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से मनोवैज्ञानिक प्रेरणा जो व्यक्ति को, मन को, जो व्यक्ति के भावनाओं के, सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई प्रेरणा होती है, ठीक है। जैसे स्नेह, सुरक्षा, आत्मसम्मान, उपलब्धि, शक्ति, ज्ञान आदि चीज़ें साइकोलॉजिकल मोटिवेशन से जुड़ी होती है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, नर्स को अपने कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा या दूसरों से मान्यता पाने की चाह, आत्मसम्मान पाने की इच्छा, ठीक है, ज्ञान दूसरों से अर्जित करने की इच्छा। तो यह कहाँ से आता है? साइकोलॉजिकल प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। सबके मन कहता है कि हमें जो है क्या चाहिए, सबके मन चाहता है कि हमें सुख चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, हमें स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये मन जो आपका चाहता है और मन चाहता है तो वह साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के अंदर आएगा। बात समझ गए? चलिए अब आता है सोशल मोटिवेशन। देखिए, तीन चीज़ याद रख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर जो मोटिवेशन देख रहे हैं ना, वह तीन है। एक साइकोलॉजिकल, एक आपका बायोलॉजिकल, उसी को फिजियोलॉजिकल भी कहिए, और तीसरा सोशल, यानी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये तीन ऐसे प्रेरणा है जो व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, और यह जो है प्रकृति के आधार पर है, ठीक है। अगर शारीरिक रूप से अगर आपको शरीर को अगर कुछ डिमांड है तो वह जो है आपको फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन होगा। जैसे अगर भूख लगा है तो भूख का डिमांड होगा, अगर आपको कुछ खाना है, भूख लग गया तो कुछ खाना का डिमांड आपका कर रहा है शरीर, प्यास लगा है तो कुछ पीने के लिए डिमांड कर रहा है, तो वह शरीर से रिलेटेड है, तो वह फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन जो आपके मन से रिलेटेड होगा, व्यवहार से रिलेटेड होगा, तो वह साइकोलॉजिकल जो है मोटिवेशन होगा। अगर समाज से रिलेटेड होगा, जो आपके समाज से मिलने वाला मोटिवेशन होगा, आपके आसपास मिलने वाला मोटिवेशन होगा, वह सोशल मोटिवेशन होगा। जैसे यह समाज में दूसरों के साथ जुड़ाव और स्वीकार्यता की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जैसे दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, समाज में अच्छा नाम पाना। अगर मान गए समाज में किसी का अच्छा नाम है तो अच्छा नाम जिसका चल रहा है उसे तो खुशी मिलेगी, उसे और अच्छा करने के लिए जो है प्रेरणा मिलेगा कि हम और अच्छा करेंगे तो और अच्छा बड़ा नाम बनेगा, ठीक है। आप किसी को सहयोग करते हैं तो सामने वाला के भी ये प्रेरणा मिलता है कि हमें भी जो है इसको सहयोग करना चाहिए या अदर व्यक्ति को भी सहयोग करना चाहिए। दूसरों की मदद करते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे से लोग सीख कर, प्रेरित होकर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सब तो दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, समाज में अच्छा नाम पाना, प्रतिष्ठा पाना समाज में, ये सब तो समाज में ही होता है। तो ये सामाजिक सोशल मोटिवेशन होता है। समाज में मिलने वाला प्रेरणा जहाँ पे आपको कुछ करने के लिए प्रेरित होता हो तो वो सोशल मोटिवेशन के अंदर आएगा। ओके, आगे उदाहरण के लिए नर्स का मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करना ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बना रहे, उसको देखकर और भी दूसरा लोग जो है अच्छा व्यवहार करे अच्छे लोगों से। तो कहीं ना कहीं समाज से मिलने वाला प्रतिष्ठा, सम्मान, सहयोग, ठीक है, अच्छा नाम, ये सब जो है हमें सोशल मोटिवेशन के अंदर आता है। बात समझ गए? चलिए
अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है यह है दिशा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दिशा के आधार पर अपन मैं बता दूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, ठीक है। दिशा के आधार पर दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक निगेटिव। मतलब किस डायरेक्शन में, किस दिशा से आपको जो है मोटिवेशन मिल रहा है, क्या आप सकारात्मक दिशा से मिल रहा है या फिर जो है आपको नकारात्मक साइड से मिल रहा है मोटिवेशन। तो ये दो बेसिस है, पॉजिटिव और निगेटिव। इस बेस पर जैसे पॉजिटिव में देखिए, इस पॉजिटिव में अच्छी अच्छी बातें जो भी होगा वो पॉजिटिव में होगा। जब किसी को इनाम, प्रशंसा, पदोन्नति, सम्मान या सफलता जैसी चीज़ों से प्रेरित किया जाता है, यह प्रेरणा व्यक्ति के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाती है। अब खुद समझिए, किसी को आप इनाम देते हैं, किसी को आप अप्रिसिएट करते हैं, किसी को आप पदोन्नति करते हैं, किसी को उससे जो है सम्मान देते हैं, किसी को अगर कोई चीज़ का सफलता मिलता है, तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। व्यक्ति के अंदर एक खुशी, एक चीज़ों को और करने के लिए जो है प्रेरित होता है व्यक्ति। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव है, ये सारे चीज़ पॉजिटिव तरीका है, सकारात्मक है। तो व्यक्ति के अंदर जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को अगर कोई चीज़ अच्छा मिलेगा तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगा, और ज़्यादा करने के लिए जो है उसके अंदर एनर्जी आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जो व्यक्ति को और ज़्यादा आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाता है अपने लक्ष्य की ओर, काम की ओर करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए, अच्छा काम करने पर नर्स को पुरस्कार या सराहना मिलता है। अगर नर्स किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है तो जो नर्स, सारे नर्स में जो नर्स अच्छा काम करती है, देखते होइएगा, उसको मोटिवेट करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, कुछ प्राइज दिया जाता है, ताकि नर्स में एक मोटिवेशन जगे कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी ये पुरस्कार राशि ये सब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट कर रहा है। बात समझ गए ना। तो यह एक पॉजिटिव मोटिवेशन, इसका डायरेक्शन एक सकारात्मक पहलू हो गया, ठीक है। आगे है यहाँ पे निगेटिव मोटिवेशन, जिसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नकारात्मक प्रेरणा कहने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को डर, दंड, असफलता, अपमान आदि से प्रेरित किया जाता है, यह कार्य करवाने में मदद करती है लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती है। अब देखिए, आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं, बच्चे को याद दिलवाते हैं टॉफ़ी देकर, ठीक है। आप अपने कार्यालय में, अपने हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ से अच्छे काम करवा सकते हैं, उसको कुछ प्राइज देकर, कुछ पदोन्नति देकर, उसको मतलब कुछ भी करके, अच्छे करके आप अच्छे काम करवा सकते हैं। लेकिन एक निगेटिव मोटिवेशन होता है जहाँ पे व्यक्ति को डरा कर, धमका कर, ठीक है, उसके अपमान करके आप उसका काम करवाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं रहता। आप किसी को कितना देर तक डरा धमका कर और उसे अपमानित करके आप उससे काम लेंगे, बहुत कम समय तक, ठीक है। तो यह इसीलिए कहता है कि ये लंबे समय तक नहीं टिकता है और यह मोटिवेशन जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। उदाहरण के लिए, यदि नर्स कार्य में लापरवाही करेगी तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। यह डर उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो निगेटिव वाला भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक ऐसा डर रहता है जो व्यक्ति को, उस डर को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति काम करता है और अपने कामों को अच्छे से करता है, ठीक है। तो निगेटिव मोटिवेशन भी व्यक्ति को भले ही डर का माहौल पैदा करे, असफलता का माहौल पैदा करे, दंड का माहौल पैदा करे, लेकिन माहौल तैयार करके काम तो करवाया जा सकता है। बात समझ गए ना। तो ये निगेटिव मोटिवेशन हुआ। तो कुल मिला के आपको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से आप मोटिवेशन, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होता है बहुत बेहतर होता है, निगेटिव होता है वो आपको ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि भाई प्रेरणा के सिद्धांत बताओ, तो देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत जो है आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने तरीक़ा से जो है इसको अलग अलग तरीके से जो है सिद्धांत पेश किया। इसमें 3 महत्वपूर्ण है। पहला देख लीजिए, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैं पढ़ा चुका हूँ मौसले का आवश्यकता का पदानुक्रम। इसमें 5 स्तर पर जो है चीज़ें होती है, हायरार्की नियम। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। मौसले ने कहा कि 5 चीज़ हर एक व्यक्ति जो है प्राप्त करना चाहता है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 चीज़ें हर एक व्यक्ति चाहता है पूरा होना। ये 5 चीज़ें स्थिति पूरा होने के बाद ही जो है हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये जो है
मोटिवेशन के प्रेरणा के सिद्धांत में मौसले का हायरार्की नियम भी आता है, जिसमें 5 स्तर में डिवाइड किया गया है मौसले के द्वारा, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, दूसरा आता है हर्जबर्ग टू फैक्टर, हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर, जिसमें 2 ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति को जो है आगे की तरफ प्रेरित करता है बढ़ने के लिए। पहला मोटिवेटर, प्रेरक होता है। प्रेरक में कुछ ऐसे उपलब्धि, ऐसे मान्यता, कार्य की प्रकृति, ये सब चीज़ें होते हैं जो मोटिवेटर के काम करते हैं। 2 कारक में पहला कारक मोटिवेटर होते हैं, जो मोटिवेट, जो जहाँ से स्रोत मिलता है उसे मोटिवेटर कहते हैं, जहाँ से स्रोत मिलता है व्यक्ति को, जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। तो पहला प्रेरक होता है मोटिवेटर, और दूसरा होता है हाइजीन फैक्टर, स्वच्छता कारक, जिसमें व्यक्ति को वेतन, नीति, कार्य की स्थिति, ये सब होता है। ठीक है ना, कि व्यक्ति को कितना वेतन मिल रहा है, नीति कैसा है वहाँ का, कार्य की स्थिति कैसा है। तो कुल मिला के ये 2 ऐसे फैक्टर है, मोटिवेटर और हाइजीन, जो हर्जबर्ग का टू फैक्टर है, याद रखिएगा। तीसरा है मैक्लेलैंड का आवश्यकता, मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड। जिस प्रकार से मौसले का हायरार्की ऑफ नीड है, उसी प्रकार से मैक्लेलैंड का आवश्यकता भी है। जैसे मैक्लेलैंड के अनुसार उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट, शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, सहभागिता की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। तो कुल मिला के मैक्लेलैंड का आवश्यकता भी 3 सिद्धांत दिया, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, सहभागिता की आवश्यकता। तो ये 3 आवश्यकता के अकॉर्डिंग मौसले का हायरार्की नियम, उसके बाद मैं बात करूं तो हर्जबर्ग का टू फैक्टर एंड मैक्लेलैंड का नीड्स थ्योरी, यह तीनों सिद्धांत मिला के जो है यह आपका मोटिवेशन का सिद्धांत जो है बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मोटिवेशन के सिद्धांत में तो लिख दीजिएगा, नहीं पूछे तो मोटिवेशन और उसके टाइप्स को लिखकर स्टॉप कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।